प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है एक नया विषय, शिक्षा एवं राजयोग, जिसके अंतर्गत हम आज बात करेंगे स्मरण शक्ति एवं शिक्षा से संबंधित योगों के बारे में। प्रिय मित्रों, प्राचीन काल में स्त्री की प्रमुख भूमिका केवल परिवार से ही संबंधित थी। पारिवारिक आवश्यकताएं सीमित थीं। पारिवारिक अर्थव्यवस्था इस प्रकार की थी कि केवल पुरुष धनार्जन करता था तथा स्त्री घर को संभालती थी। व्यवसाय भी सीमित थे। पर्दा प्रथा स्त्री के बाह्य संपर्क में बाधा थी। उस समय स्त्री शिक्षा का प्रचार नहीं था। विशेषतः व्यवसायोन्मुखी शिक्षा स्त्रियों के लिए उपलब्ध नहीं थी। परिवार के सीमित व्यय की पूर्ति केवल एक व्यक्ति की आय से हो जाती थी। इन तमाम सारे कारणों से व्यवसाय में स्त्रियों की भागीदारी नहीं थी। ऐसी स्थिति में स्त्री की कुंडली में पाए जाने वाले राजयोगों, धनयोगों अथवा कीर्ति योगों के लिए ऋषि महर्षियों ने यह व्यवस्था दी है कि इन योगों को उसके पति के लिए माना जाना चाहिए। अब मान लीजिए एक कन्या की कुंडली में भाग्येश, भाग्यस्थान का स्वामी, और कर्मेश, कर्मस्थित का स्वामी, इन दोनों में यदि राशि परिवर्तन हो या दोनों की युति, कर्मेश की और भाग्येश की युति यदि नवम भाव में अथवा दसम भाव में हो जाए, या दोनों ही नवमेश भी और दसमेश भी स्वग्रही हों, तो यह ग्रह स्थिति एक उत्कृष्ट राजयोग का सृजन करती है। परंतु वह कन्या वांछित शिक्षा प्राप्त न हो तो इस राजयोग का लाभ उसके पति को प्राप्त होगा, अर्थात उसका विवाह ऐसे व्यक्ति से होगा जो उच्च पदासीन एवं अत्यंत समृद्धशाली होगा। इसी प्रकार स्त्री की कुंडली में एक और प्राचीन सूत्र राजयोग को बताते हैं। यदि स्त्री की कुंडली में बुध, स्त्री की कुंडली में जो बुध है वो यदि कन्या राशि में हो, क्योंकि कन्या राशि में बुध उच्च का हो जाता है, और यदि वो लग्न में हो, यानी कि स्त्री की कुंडली में कन्या राशि का बुध लग्न में हो, और गुरु वो कर्क राशि में उच्च में, कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, और ऐसा गुरु यदि एकादश भाव में बैठा हो तो ऐसी स्त्री रानी के समान होती है। यानी उच्च का बुध लग्न में बैठा हो और उच्च का गुरु यदि एकादश भाव आय स्थान में बैठा हो तो ऐसी स्त्री रानी के समान होती है। यदि ऐसा योग है तो प्राचीन काल में जो राजा या रानी को, हम वर्तमान में, राजा रानी तो आज है नहीं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उसको प्रशासक मान सकते हैं, उसको मंत्री मान सकते हैं, सांसद या उच्च अधिकारी के समकक्ष उसको माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो रानी शब्द है वो दो अर्थों में प्रयुक्त माना जा सकता है। पहला क्या है? राजा की पत्नी रानी, तो वर्तमान में किसी उच्च अधिकारी या मंत्री की पत्नी बन सकती है। दूसरे अर्थ में जो रानी बताया है वो मंत्री या उच्च अधिकारी उसका बन जाना, इस तरह से वो मंत्री बन सकती है। तो इस तरह से ये ऐसे ये योग हैं, ये शिक्षा से संबंधित योग यहाँ पर आते हैं। तो लेकिन दूसरे अर्थ में स्त्री के राजयोग का फल स्वयं स्त्री के मंत्री या प्रशासक बनने के रूप में घटित होता है। इन दोनों में अंतर अवश्य है। ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी के राजयोग के कारण, यानी यदि पत्नी की कुंडली में राजयोग है
तो उस राजयोग के कारण पति का भाग्योदय भी हो सकता है। इसीलिए प्राचीन ज्योतिष में यह मान्यता थी कि शुभ योग में उत्पन्न कन्या के साथ विवाह करने से पति के भाग्य की निर्बलता दूर हो जाती है। बृहद जातक में इसका एक उदाहरण आता है कि तत्वद वदेत पतिषु वा संकल विधेयम। बृहद जातक स्त्री जात का अध्याय में श्लोक है कि जैसा स्त्री के शुभ योग जो है स्त्री के इसमें यदि होते हैं तो उस स्त्री के योगों से पति के भाग्य की निर्बलता दूर हो जाती है। तो ये तो रही सामान्य बात कि किस प्रकार के राजयोग हमारी कुंडली में हैं और किस प्रकार के राजयोग जो है यदि घटित होते हैं तो उसका क्या फल हमारे जीवन में पड़ता है। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं शिक्षा से संबंधित, शिक्षा की बात। वर्तमान युग में स्त्री शिक्षा के महत्व एवं अनिवार्यता से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है, क्योंकि शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। आज न केवल पारिवारिक उत्तरदायित्वों का वहन करने के लिए वरन राजकीय सेवाओं, उद्योगों, व्यवसायों, घरेलू उद्यमों आदि में सफलता प्राप्त करने तथा राजयोगों का स्वयं लाभ प्राप्त करने के लिए स्त्री शिक्षा अपरिहार्य है। जैसा कि आज देख रहे हैं आप, आज स्त्री जो है हर क्षेत्र में कदम से कदम बढ़ा करके चल रही है और अग्रणी है। इसलिए आज ज्योतिष के अनुसार शिक्षा का विचार करने के लिए सबसे पहले हमें इन घटकों पर विचार करना होगा। वो घटक कौन से हैं? लग्न और लग्नेश। सबसे पहली बात तो है हम कुंडली को, लग्न को देखेंगे और उसके लग्नेश की परिस्थिति क्या है। दूसरा द्वितीय और द्वितीयेश, यानी कि दूसरा धन भाव है हमारा, तो धन भाव की स्थिति और धनेश कहाँ बैठा है उसकी परिस्थिति को देखेंगे। तीसरी बात आती है तृतीय और तृतीयेश, यानी कि तृतीय और तृतीयेश क्या है? तृतीय पराक्रम का भाव है और पराक्रमेश कहाँ बैठा है। अब आती है चौथी बात, चौथा भाव जो हमारा सुख का भाव है, तो चतुर्थ सुख का भाव और सुखेश चतुर्थेश ये कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है, उसकी परिस्थिति क्या है। वो शुभ ग्रहों से दृष्ट है या युत है या अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, पाप ग्रहों के मध्यत्व में है, यानी किस प्रकार की परिस्थिति है, इन पर विचार करना होगा। अब आती है बात पंचम और पंचमेश की। पंचम स्थान जो है हमारा विद्या का है, बुद्धि का है, वाणी का है, यानी यहाँ पर जो है पंचम और पंचमेश की स्थिति क्या है। फिर उसके बाद आती है बात नवम हमारा भाग्य भाव है, तो नवम और नवमेश की बात। और अगली बात आती है चंद्रमा की, बुध की और गुरु की, यानी चंद्रमा जो है मन का कारक है, बुध जो है विद्या और वाणी का कारक है और गुरु भी जो है हमारा विद्या का कारक है। तो इनकी परिस्थितियां जो है कुंडली में कैसी हैं, इस पर हमको विचार करना है। लेकिन एक बात और बताऊं आपको कि शिक्षा से संबंधित भावों के विषय में प्राचीन विद्वानों में मतभेद रहा है। महर्षि पराशर, वराह मिहिर आदि बुद्धि एवं विद्या का विचार पंचम भाव से मानते हैं, लेकिन मंत्रेश्वर एवं रामानुजाचार्य के अनुसार शिक्षा का विचार द्वितीय, चतुर्थ एवं पंचम भावों से किया जाता है। जातक पारिजात के रचयिता देवज्ञ वैद्यनाथ के अनुसार शिक्षा का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है और सर्वार्थ चिंतामणि के अनुसार शिक्षा का विचार तृतीय और पंचम भाव से किया जाता है। प्रिय मित्रों, शिक्षा के लिए 3 बातों की आवश्यकता होती है। वो 3 बातें कौन सी हैं? एक बात तो है सबसे पहली बात विवेक शक्ति, दूसरी बात है बुद्धि
और तीसरी है प्रतिभा एवं स्मरण शक्ति, यानी जो हमारे पंचम भाव से आपको पता चलता है। और शिक्षा की प्रक्रिया कैसी रहेगी, ये चतुर्थ भाव से पता चलता है। और विद्या कैसी रहेगी, ये द्वितीय भाव से। उत्तरी भारत में पंचम भाव को और दक्षिण भारत में चतुर्थ भाव को विद्या के लिए प्राथमिकता दी जाती है। जब हम उत्तर भारत की कुंडली देखते हैं तो यहाँ पर पंचम भाव जो है विद्या का माना जाता है, और जबकि दक्षिणी भारत में चतुर्थ भाव को विद्या के लिए प्राथमिकता दी गई है। बुध जो है हमारी कुंडली में ये विवेक शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति का कारक है। और गुरु जो है ये ज्ञान का नैसर्गिक कारक है। और चंद्रमा लग्न स्वरूप मन का कारक है, क्योंकि इन चीजों का पढ़ाई में बहुत महत्व है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्वस्थ मन की आवश्यकता होती है, और आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, तभी तो जो है मन हमारा स्थिर रहेगा। इसलिए बुध, गुरु और चंद्रमा की स्थिति, इन तीनों का शिक्षा के लिए और स्मरण शक्ति के लिए कुंडली में अध्ययन करना आवश्यक है। यदि ये तमाम सारे घटक बली तथा सुप्रभावित हों तो जातक उच्च स्मरण शक्ति युक्त तथा शिक्षित होता है। तो अब हम आज बात करते हैं शिक्षा के विचार पर। तो शिक्षा का विचार करते हुए पुरुष एवं स्त्री की कुंडलियों में समान प्रकार से विचार किया जाता है। अब जातक जो है बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और तीव्र स्मरण शक्ति युक्त तथा शिक्षित होगा। कब होगा? अब कौन से वो योग कुंडली में ऐसे होते हैं जो जातक को बुद्धिमान बनाते हैं, प्रतिभाशाली बनाते हैं और तीव्र स्मरण शक्ति युक्त बनाते हैं? सबसे पहली बात बताइए आपको, पंचम भाव और पंचमेश शुभ मध्यत्व में हो। पंचम भाव हमारा अच्छा होना चाहिए, पाप पीड़ित नहीं होना चाहिए, शुभ ग्रहों से दृष्ट होना चाहिए और शुभ मध्यत्व में होना चाहिए। दूसरी बात, पंचमेश का उच्च राशिस्थ होना। यदि कुंडली में पंचमेश उच्च राशिस्थ है तो भी जो है जातक स्मरण शक्ति से युक्त रहेगा और शिक्षा में बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी बात, बली पंचमेश केंद्र में या त्रिकोण में, लग्न में हो, चतुर्थ, सप्तम या दशम में हो, या पंचम या नवम में हो, तो इस प्रकार से जो है यदि बली पंचमेश जो है केंद्र में है या त्रिकोण में है तो भी जो है ऐसा जातक शिक्षा में अद्भुत रहेगा। और पंचमेश नवम में हो जाए या उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, पंचमेश या तो नवम में चला जाए और या फिर वो पंचमेश जो है कहीं भी हो उस पर जो है शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, और पंचम में बुध हो और पंचमेश बली हो। अगला योग कहता है कि पंचम में गुरु की स्थिति और पंचमेश व बुध जो है यदि कुंडली में बली हो तो जातक प्रतिभाशाली, बुद्धिमान और तीव्र स्मरण शक्ति युक्त होता है। द्वितीयेश दूसरे भाव का स्वामी और गुरु जो है या तो ये केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में हो, पंचम नवम में। पंचमेश पंचम भाव का स्वामी नवम में हो और पंचम में गुरु जो है शुभ ग्रहों के मध्यत्व में हो। पंचमेश की नवांश राशि के स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तथा पंचमेश शुभ ग्रह हो। अगला नियम कहता है
कि बुध जो है वो पंचमेश। अब बुध पंचमेश कब होगा? जब यहाँ पर कुंभ लग्न होगा तो कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, यानी यहाँ पर पंचम भाव में मिथुन राशि आ गई तो मिथुन का स्वामी हो गया बुध, तब ये बुध यहाँ पंचमेश हो जाएगा। और या फिर वृषभ लग्न हो तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह या कन्या, यहाँ पर जब यदि कन्या लग्न हो, कन्या राशि होगी तो भी बुध जो है पंचमेश हो जाएगा। तो यानी कि जब बुध पंचमेश होगा और उस पर किसी केंद्र या त्रिकोण से गुरु की दृष्टि हो। अब आपको बताया केंद्र से कहाँ से होगी? यदि लग्न में जो है गुरु बैठा होगा, ऐसी परिस्थिति में तो गुरु की दृष्टि पंचम दृष्टि से जो है पंचम भाव को देखेगा, या फिर त्रिकोण से यदि गुरु जो है नवम भाव में बैठा होगा तो नवम से उसकी नवम दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर आ जाएगी। तो यदि ऐसा योग बन रहा हो तो भी जातक बड़ा स्मरण शक्तिवान रहता है। और या फिर पंचम भाव का स्वामी दसम भाव में या एकादश भाव में हो। पंचमेश यदि एकादश भाव में होगा तो उसकी दृष्टि, पूर्ण दृष्टि जो है वो अपने पंचम भाव पर आएगी। और या फिर वो दसम भाव में, पंचमेश दसम भाव में भी बैठा हो तो भी वो शुभ माना गया है। चंद्रमा से त्रिकोण में, यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा बैठा हो तो चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु तथा बुध से त्रिकोण में मंगल हो। क्या बताया? चंद्रमा से त्रिकोण में गुरु और बुध से त्रिकोण में मंगल, यदि ऐसी परिस्थिति जो है कुंडली में बनती है तो भी जातक स्मरण शक्तिवान होता है। अब दूसरा नियम कहता है बुध की नवांश राशि का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में हो, केंद्र में हो जाए या पंचम या नव में हो जाए और उस पर जो है पंचमेश की दृष्टि हो, बुध बली हो तथा पंचमेश शुभ दृष्ट हो अथवा पंचम में शुभ ग्रह स्थित हो। अगला योग कहता है कि गुरु और बुध में युति, गुरु में और बुध में युति हो या दृष्टि संबंध हो और दोनों में से एक का संबंध तीसरे भाव से हो या फिर नवम भाव से हो। ऐसा योग यदि कुंडली में बन रहा है तो भी जो है वो अत्यंत पढ़ाई के लिए शुभ योग है। द्वितीयेश दूसरे भाव का स्वामी और पंचमेश पंचम भाव के स्वामी में यदि राशि परिवर्तन हो या दोनों की युति हो जाए, द्वितीयेश और पंचमेश की युति हो या दोनों में राशि परिवर्तन हो जाए तो भी जो है ये योग शुभ माना गया है। पंचम भाव की राशि व नवांश राशि के स्वामी यदि शुभ ग्रह हों और पंचम में गुरु शुभ मध्यत्व में हो तो भी यह स्मरण शक्ति और शिक्षा से संबंधित शुभ योग माना गया है। नवमेश नवम भाव का स्वामी केंद्र में हो या फिर त्रिकोण में आ जाए। लग्नेश लग्न का स्वामी या फिर पंचमेश पंचम के स्वामी में राशि परिवर्तन हो जाए, पंचमेश जो है लग्न में, लग्नेश जो है पंचम में आ जाए। द्वितीयेश और चतुर्थेश में, द्वितीयेश में और चतुर्थेश में राशि परिवर्तन हो और गुरु जो है यदि कुंडली में बली हो तो भी ये अच्छा योग माना गया है। चतुर्थेश और पंचमेश इन दोनों में यदि राशि परिवर्तन हो और कुंडली में यदि बुध जो है बली हो तो भी ये शुभ योग माना गया है। दशमेश जो है वो पंचम में हो और बुध जो है वो केंद्र में हो तथा बली सूर्य सिंह राशि में हो तो भी ये एक शुभ योग माना गया है। गुरु बुध और शुक्र ये तो केंद्र में हो जाएं या फिर त्रिकोण में हो जाएं और कुंडली में गुरु जो है वो बली हो तो भी यह शुभ योग है। और उसी प्रकार से अगला योग बताया है
कि गुरु में और चंद्रमा में राशि परिवर्तन योग हो। ये इस प्रकार के कुछ योग बताए हैं जो स्मरण शक्ति और शिक्षा से संबंधित योग हैं। क्योंकि विवेक, बुद्धि एवं स्मरण शक्ति से संबंधित जो ये योग आपको बताए हैं, ये जातक की शिक्षा के आधार स्तंभ हैं। किसी भी जातक की कुंडली में इन योगों में से एक से अधिक यदि योग हों तो जातक को उच्च सामान्य शिक्षा अथवा विशिष्ट व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने में सफलता मिलती है। इन योगों के साथ साथ ग्रहों के पारस्परिक संबंधों के कारण जातक विभिन्न व्यवसायों की ओर आकर्षित होता है और रुचि लेने लगता है। इसलिए उसकी रुचि और लक्ष्य के अनुरूप ही उसकी शिक्षा होती है। जैसे किसी जातक की कुंडली में ग्रह स्थिति चिकित्सा से संबंधित संकेत दे रही हो तो ये मानना होगा कि उसकी शिक्षा भी चिकित्सा से संबंधित ही होगी तथा वह चिकित्सा शिक्षा पूर्ण करके या तो चिकित्सक का पद ग्रहण करेगा या चिकित्सा संबंधी निजी व्यवसाय करेगा। इस प्रकार बौद्धिक योगों, ग्रहों के पारस्परिक संबंधों तथा उनके बलाबल के आधार पर शिक्षा व व्यवसाय का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रिय मित्रों, यह था हमारा आज शिक्षा एवं राजयोग से संबंधित, स्मरण शक्ति एवं शिक्षा से संबंधित योग पर चर्चा। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।